फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक और हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं। अलंकार की हम बात करेंगे आज। ठीक है, अलंकार के कितने टाइप होते हैं और उसके अंदर कितने सब टाइप होते हैं उसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये बातचीत करेंगे कि अलंकार का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि उसके टाइप से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं हमें सवाल। ठीक है, लेकिन अगर हमसे अलंकार का ही मीनिंग पूछ लिया जाए या फिर जो अलंकार शब्द है ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, तो जो अलंकार है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक हमारा आता है अलम। ठीक है, एक हमारा अलम आता है और दूसरा हमारा क्या आता है, कार आता है। अब अलम का मतलब क्या होता है? अलम का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, अलम जो होता है इसका मतलब आभूषण या फिर आप गहना भी कह सकते हैं। ठीक है, गहना भी आप कह सकते हैं। यानी अलंकार जो होते हैं ना, ये किसी भी काव्य को किसी भी एक लाइन में जान डाल देते हैं, उसमें सुंदरता डाल देते हैं। जिस तरह से एक स्त्री अपने आप को जब सजाती है तो अलग अलग तरह के आभूषण गहनों को वो धारण करती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी तरह से अगर हम कोई भी बात किसी भी तरह से कहने की कोशिश करते हैं, अगर उसमें अलंकार हमारे शामिल होते हैं तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात करें कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब आभूषण या फिर गहना हो सकता है, लेकिन कार का मतलब कोई भी नहीं बता रखा। अगर हम वैसे एक लाइन में लिखने की बात करें, ठीक है, कि अलंकार जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, यानी अलंकार क्या होते हैं हमारे, कि किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। कोई भी काव्य, कोई भी लाइन किसी भी तरह की आप ले लेंगे तो उसकी सुंदरता को जो बढ़ा देते हैं तो उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो अलंकार होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। अलंकारों के वैसे तो हम लोग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैं हिसाब से बातचीत करूं तो दो ही टाइप्स के जो सब टाइप्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन अगर वैसे लिखने के हिसाब से कोई पूछा जाए या फिर इस तरह से आ जाए ऑप्शन में कि 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। इसलिए याद रखना, अगर हम अलंकार के टाइप्स की बात करें, ठीक है, अलंकार के प्रकार की हम लोग बात करें तो वो 3 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। देखो, पेपर में तो हमें आते हैं 2 से रिलेटेड सवाल, लेकिन होते 3 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला जो हमारे पास आ जाता है, आज पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, पहला जो हमारे पास आता है वो आता है शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार आते हैं, उसके भी नीचे सब टाइप में बताऊंगी। तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार के भी टाइप्स हैं। एंड देन लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है उभय अलंकार। ठीक है, इसको आप उभय अलंकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उभयालंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप है अलंकार के, जो कि हमारे 3 होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो इसके जो टाइप्स है ना, ज्यादा ना तो इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से है भी नहीं, लेकिन ये शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसके जो टाइप्स है हमसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं शब्दालंकार के टाइप लिख लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें टाइप आता है वो आता है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास आता है। दूसरा हमारे पास आता है यमक अलंकार और तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 टाइप हैं जो कि हमारे शब्दालंकार के आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार में सबसे पहले जो आता है, वैसे तो कोई पहले दूसरा नहीं है, मैं बता रही हूँ, सबसे पहला जो टाइप हमें लिखना है वो है उपमा अलंकार और दूसरा जो आता है वो आ जाएगा हमारा रूपक अलंकार। तीसरा आ जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा। ठीक है, तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा हो जाएगा हमारा, पता नहीं आज ये चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, चौथा आ जाएगा हमारा अतिशोक्ति अलंकार एंड देन लास्ट आ जाएगा हमारे पास मानवीयकरण या मानवीयकरण भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना,
अतिशयोक्ति, ये एक ऐसा शब्द है जो आपके बहुत सारे एग्जाम में आपका 1 नंबर कटवा सकता है, क्योंकि बच्चों को इस शब्द को लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ये वर्तनी में पूछा जाता है। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, अतिशयोक्ति में ये जो श है ना उसको ऐसे लिख के आते हैं, ऐसे। ये जो हमारा इसको शलगम वाला स कहेंगे, श कहेंगे, तो इसमें ना बच्चे इस तरह से लिख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो होगा ना वो इस तरह से होगा, याद रखना। अतिशयोक्ति जो लिखा जाता है ना वो इस तरह से लिखा जाता है, ये वाला राइट होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स। शब्दालंकार के 3 टाइप्स होते हैं, अर्थालंकार के पूरे 5 टाइप होते हैं। उभय अलंकार के बारे में जो टाइप्स वगैरह है ये इसके बारे में ना के बराबर ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड ही हमसे ज्यादातर पूछा जाएगा। चलिए अब इनके सब टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे अपने शब्दालंकार से, 3 है, सबसे पहले उसी को निपटा देते हैं। देखिए मैं ज्यादा कोई बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं लिखूंगी यहाँ पर कि हाँ पूरा मैं विस्तार से आपको बताऊं। शॉर्ट फॉर्म में हमें तो समझने से मतलब है, आप समझ जाओगे तो लिख जो है अपनी मर्जी से और समझ अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी कि इसको इस तरह से कहते हैं, फिर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार में सबसे पहला जो टाइप मैंने लिखा था वो है अनुप्रास अलंकार। अलंकारों में सबसे इजी जो अलंकार कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसका नाम ले लेना, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो है ना बहुत बहुत ज्यादा ही इजी है, ठीक है। पहचानना तो इतना ज्यादा इजी है कि बिल्कुल ही अलग है ये, ठीक है। अनुप्रास की पहचान क्या होती है या फिर अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, वर्ण जो हमारे होते हैं, ठीक है, वर्ण जो है हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। देखो हिंदी पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश लिख रही हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझाने से मतलब रखती हूँ मैं, ठीक है। तो इस वैसे तो हम इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं, वर्ण की पुनरावृत्ति, यानी कि जो वर्ण होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें जो वर्ण होते हैं, वर्ण और शब्द में फर्क है, आपको पता है। शब्द होता है जैसे मैं कोई काम यूज कर रही हूँ, ठीक है, काम वर्ड यूज कर रही हूँ तो ये मेरा शब्द बन जाता है। लेकिन अगर मैं क ख ग, ठीक है, इस तरह के कोई भी इकलौता एक एक करके कोई वर्ण लिखती हूँ तो वो हमारा वर्ण हो जाता है और ये हमारा पूरा शब्द। जब दो वर्ण मिलकर एक चीज को बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा शब्द बन जाता है। अनुप्रास अलंकार की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की पहचान होती है कि इसमें जो वर्ण होता है उसकी रिपीटेशन होती है। इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, आप गाते भी रहते हैं, वो है रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद ही आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, पहचान सकते हो कि इसमें जो र है, र है और ये जो र है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो शब्दालंकार में हमारा जो अनुप्रास अलंकार है इसकी पहचान होती है कि इसमें वर्ण जो होता है वो बार बार आपका रिपीट होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप लिखने की बात आ जाए तो लिख सकते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास आता है इसमें वो है यमक अलंकार, और ये भी इजी है समझने में क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें सिर्फ वर्ण की आवर्ती होती है, वर्ण रिपीट होते हैं। लेकिन यमक अलंकार की बात करें तो इसमें क्या रिपीट होता है, इसमें हमारे जो शब्द हैं वो हमारे रिपीट होते हैं, जो शब्द होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वर्ण की बात नहीं आएगी, इसमें हमारे जो शब्द हैं वो रिपीट होंगे और क्या होगा, उन शब्दों के मीनिंग भी अलग अलग ही होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने यमक अलंकार में। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होगी, रिपीट होगा। यमक में क्या होगा, सिर्फ शब्द की जो है वो रिपीटेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले शब्द को, ये घटा शब्द है और ये भी घटा शब्द है। क्या हुआ है, एक ही शब्द 2 बार आया है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा बार आया है और मीनिंग भी दोनों के अलग अलग है, ये भी आपने याद रखना है। काली घटा, पहले जो घटा है इसका मतलब क्या हो सकता है, बादल हो सकते हैं, काले काले बादल की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। लेकिन दूसरा घमंड घटा की में हम घटा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज का माइनस हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यमक अलंकार, ओके।
अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी का जो नेक्स्ट आ जाएगा, नीचे शायद दिखाई ना दे इसलिए साफ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा अर्थालंकार का जो टाइप है, वो है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है वो यमक अलंकार से थोड़ा सा लिंक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस होता है, लाइन होती है ना, आपकी कोई भी पंक्ति होती है, उसमें एक शब्द ही, जो शब्द होता है वो एक ही बार आता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें होगा कि एक ही शब्द आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा कि एक पंक्ति में सिर्फ एक ही शब्द आएगा, लेकिन क्या होगा, मीनिंग यानी कि जो उसके अर्थ होंगे, ठीक है, इसके जो अर्थ होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे, ठीक है। अर्थ जो होंगे वो हमारे डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मैं इसका लाल पेन यूज कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें हमारे जो अर्थ होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल हम आप लिख सकते हैं कि प्रियतम बतला दो, ठीक है। प्रियतम बतला दो लाल मेरे, प्रियतम बतला दो लाल मेरे कहाँ है, ठीक है। अब देखो, यमक अलंकार में मैंने आपको बोला था कि एक ही शब्द आएगा पूरे सेंटेंस में, लेकिन उसके जो मीनिंग होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि प्रियतम बतला दो लाल मेरे कहाँ है, तो इसमें आपको जो लाल शब्द दिख रहा है ये पूरी लाइन में एक ही बार आया हुआ है, लेकिन इसके जो मीनिंग है वो दो है, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दो बता रही हूँ। एक लाल का हमारा रंग हो सकता है, एक लाल जो है यहाँ पर ये लाल रंग की बात कर रहे हैं, जो आपका रेड कलर होता है। दूसरा जो लाल है ना, ये हमारा बेटा के लिए यूज होता है, बोलते ना हाय मेरा लाल, यानी कि मेरा बेटा, ठीक है। तो याद रखना कि प्रियतम बतला दो लाल जो शब्द है, इसमें इसके एक ही बार आया है शब्द पूरे सेंटेंस में, लेकिन दो मीनिंग है। एक का मतलब लाल रंग है जो कि हमेशा यूज करते हैं, और दूसरे का मतलब दूसरा जो मतलब आता है वो हमारा बेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है शब्द अलंकार के 3 टाइप यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। अब हम जो बात करेंगे आगे वो है अर्थालंकार। उसके पूरे 5 टाइप थे, ठीक है, और उनको भी याद करना बहुत ही आसान है। मैं एक मिनट चेक कर लूं कहीं ये वीडियो बंद ना हो रही हो। हाँ चल रही है, चलो। अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार की। अर्थ प्लस अलंकार को मिलकर अर्थालंकार बना होता है, ठीक है। अर्थ प्लस अलंकार, इसको शॉर्ट फॉर्म में अर्थालंकार, दोनों को जोड़ के जो अर्थालंकार बनता है। अब मैं इसके टाइप्स की बात करती हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप आता है हमारा वो आ जाता है उपमा अलंकार। देखो उपमा, आपने देखा होगा ना कि जातियां और उसकी भी उपजातियां होती हैं। उप का मतलब होता है सब, ठीक है। जैसे सब टाइटल होता है और उसके नीचे क्या होता है, सब टाइटल होते हैं, छोटे छोटे से टाइटल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिख रखा है, मैंने इसको ना थोड़ा सा ऐसे ही बनाने की कोशिश करी कि जैसे माँ है और जो बच्चे को पालती है उसको हम उपमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद का ऐसे बनाया हुआ था। इसमें इसलिए मैंने किया इसको क्योंकि इसमें किसी के जैसा करने की बात की जाती है। उपमा अलंकार का मतलब होता है कि इसमें आप कोई भी चीज जो है किसी के जैसा बताने की कोशिश करते हैं कि इसके जैसा है ये। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो योजक चिन्ह होता है, ठीक है, योजक चिन्ह आपको पता होगा, ये वाला, ये हमारा योजक चिन्ह होता है। इसके साथ किसी भी सेंटेंस में योजक चिन्ह के साथ अगर हमारा सा, से, सी और सरिस, अगर ये हमारे कुछ शब्द, ये जो वर्ण है शब्द हैं, क्योंकि सरिस लिखा है, सॉरी, ठीक है, ये सीरियस लग रहा है पर ये मैंने सरिस लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो है उपमा अलंकार को शो करता है। अब मैं इसको जो है आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, मुख चांद सा सुंदर है, मुख चांद सा
सुंदर है। ठीक है, यानी कि हम मुंह को क्या कर रहे हैं, चांद के जैसा सुंदर है वैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम अपने जो फेस है, मुंह है, उसको चांद की उपमा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि तुम्हारा जो फेस है ना वो चांद के जैसा है, गोल है, सुंदर है, थोड़ा बहुत दाग भी है। इस तरह से भी आप किसी भी तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी पहचान होती है कि आपका एक तो क्या आता है, आपका एक तो योजक चिन्ह आता है जो कि बीच में आया भी है, और साथ साथ में सा से होगा, सा से सी सरिस। ठीक है, ये आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर योजक चिन्ह भी आया हुआ है और सा भी आया हुआ है, तो ये हमारा मिलके क्या बन जाता है, ये हमारा उपमा अलंकार को हमें पहचान दिला देता है। उसके बाद दूसरे की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है रूपक अलंकार। अब देखो, रूपक अलंकार की सिंपल सी पहचान है जो कि उपमा से ही आई हुई है, कि जो रूपक अलंकार होता है ना उसमें हमारा योजक चिन्ह होता है, नो डाउट। ठीक है, जो योजक चिन्ह होता है वो होता ही है उसमें, लेकिन उसमें सा से सी सरस नहीं होते हैं। सीधी सी बात करिए कि मुझे तुम्हारा मुंह चांद के जैसा ही है, मतलब तुम्हारा मुंह चांद ही है। ठीक है, मैं उपमा अलंकार में कह रही हूँ कि तुम्हारा जो मुख है वो चांद सा सुंदर है। ठीक है, जिसमें सा से सी सरिस भी आया हुआ है, लेकिन रूपक अलंकार में सीधा ही कहा है कि तुम्हारा मुंह चांद ही है। उसने नहीं बोला कि चांद के जैसा है, चांद ही है तुम्हारा मुंह, इस तरह से उसने बोला हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा रूपक अलंकार का आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देती हूँ कि मैया, वैसे तो मैया भी लिख सकते हैं, मैया भी लिख सकते हैं, मैं इसको मैया बोल देती हूँ। ठीक है, मैया मोहो, मैया मोहो चांद खिलौना, ये तो आएगा योजक चिन्ह। ठीक है, भूलना नहीं इसको, चांद खिलौना लीन हो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है कि मैया मोहो चांद खिलौना ली हो। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि मैं तो चांद खिलौना ही चाहिए, जो चांद आसमान में दिख रहा है ना मुझे वही चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे चांद के जैसा कोई भी खिलौना ला के दे दो। बच्चा कह रहा है नहीं, वो तो जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे तो वही चांद चाहिए, उसी से खेलूंगा मैं। ठीक है, तो याद रखना, रूपक अलंकार में वैसी की वैसी चीज बोली जाती है और रूपक अलंकार में उसके जैसा बात जो है कहने की कोशिश की जाती है। तीसरा जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे अलग है, डिफरेंट है, पहचान में बहुत ही आसान है और ये अलग ही है सबसे। आपको बस कहीं भी दिख जाए ना इसके शब्द, हाँ सीधा जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा मानो जनहू। ठीक है, मानो जनहू, मनहू, ज्यों त्यों, इस तरह के कोई भी, इसके साथ इसके जैसे और भी हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी सेंटेंस में आपको देखने को मिल जाता है तो वो सीधा क्या बताता है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं आपको इसमें एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, चलो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नेत्र मानो। ठीक है, नेत्र मानो, नेत्र मानो, हाँ नेत्र मानो कमल है। ठीक है, नेत्र मानो कमल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानो जनो जनहू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा मानो शब्द आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये बोल रहा है कि नेत्र जो है मानो कमल है। ठीक है, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हमें बता देता है। तो ये इसके 3 टाइप हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट के दो टाइप के बारे में, जिसमें से एक तो कुछ ज्यादा ही इजी है। कहीं भी अगर आपको कोई आपका दोस्त अपने बारे में ज्यादा ही फेंकता है कि हाँ जी मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, मैंने तो इतनी लड़कियों ने मुझे ऑफर मारे हैं, या कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज फेंकने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमारा अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति मतलब ज्यादा ही बोल रहा है, ये तो ज्यादा ही फेंक रहा है। ठीक है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कोई चीज बोलता है तो वो कुछ ज्यादा ही
बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश करता है। आपके कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसको आपने ये सेंटेंस जरूर बोला होगा कि यार ये बहुत ही फेंक रहा है, ठीक है, फेंक रहा है ना, मतलब वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, उतनी ऐसी चीज हुई भी नहीं होगी उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा बोलने की, बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैंने थोड़ा धार्मिक और अच्छा लिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ठीक है, गए निशाचर भाग। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हाँ हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी थी और फिर वहां उन्होंने सारी लंका जला दी थी। यहाँ पर ये हमें क्या कह के बेवकूफ बना रहा है, क्या ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, मतलब ये कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि लंका सारी जल गई। ऐसा तो हुआ था नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ना, हमारी अपने रामायण देखी होगी, उसमें सुना भी होगा। उसमें क्या हुआ था, उनकी पूंछ में आग लगी थी, तभी जाकर इधर से उधर जाकर उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि लंका जल गई सारी। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश कर रहा है। वो हनुमान जी के बारे में कुछ ज्यादा ही हमें बताने की कोशिश कर रहा है। अभी तो वैसे उसकी पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और वो कह रहा है कि सारी लंका ही जल गई। ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही बस उसमें कुछ ना कुछ अपने मिलावट करते रहते हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है मानवीयकरण, ठीक है। मैं इसको क्लियर करती हूँ, ठीक है। मानवीकरण अलंकार की बात करेंगे। इसमें जो हमारी प्राकृतिक चीजें होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, प्राकृतिक वस्तुओं में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल नहीं लिखूंगी मैं। प्राकृतिक वस्तुओं में कौन सी चीज नहीं ले सकते आप, पानी ले सकते हो आप, नदी ले सकते हो, पहाड़ ले सकते हो, झरना ले सकते हो, हमारे फूल ले सकते हैं, हमारी कलियां ले सकते हैं, हमारे भौरे भवरे, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इन सभी को आप क्या कर रहे हैं, आप उसको मानवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि आपकी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, मानव की तरह बताने की, मानव की तरह प्रतीत बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपने कभी किसी भी फूल को या किसी भी कली को इस तरह से हंसते गाते हुए देखा है? हाँ, कार्टून वाली मूवी में देखा होगा, वहां तो सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन आप रियलिटी में अगर अच्छे होशोवास में देखें तो कहीं भी आपने किसी फूल की जो है हंसने की आवाज सुनी है? कहीं भी आप गार्डन में गए हो, नहीं सुनी होगी ना। तो वही चीज ये कर रहे हैं कि मानवीकरण में क्या कर रहा है कि जो फूल है, जो कलियां हैं, उसको ऐसा बता रहा है, जैसे मैं हंसती हूँ, मैं आपके दोस्त, हम सभी हंसते हैं, ठीक है, तो हम मानव है, हम हंसते हैं। तो उस तरह से कह रहा है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं जिसमें फूल है, कलियां, वो क्या कर रही है, मानवों की तरह हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, ठीक है। इस तरह से बोला इसने कि जो फूल है, फूल हंस रहे हैं और कलियां जो है मुस्कुरा रही हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक, कहाँ आपने देखा है कहीं पे ऐसे मुस्कुराते हुए? किसी नदी को उसकी कल कल की आवाज आती है, उसकी हंसने की आवाज कहाँ आती है? कार्टून में तो पेड़ भी चल रहे होते हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं। वो एक यूटोपिया वाले जगह पे लेके जाते हैं जहाँ सारी जो चीजें होती है वो काल्पनिक होती हैं, रियलिटी से बहुत दूर होती हैं। आपने यूटोपिया मूवी देखी होगी, अंग्रेजों की है, उसमें वो लोमड़ी होती है, पता नहीं खरगोश होता है शायद, कंफ्यूज हुआ इसको लेकर। तो उसमें उन्होंने यूटोपिया मूवी का नाम भी वही रखा है, क्योंकि उसमें ऐसी दुनिया दिखाई गई है जो कल्पना में ही हो सकती है, रियलिटी में नहीं हो सकती है। मानवीकरण अलंकार में वही चीज है कि फूल और कलियां मुस्काई, यानी कि प्राकृतिक चीजों को ये मानवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे अलंकार हो जाते हैं, ठीक है। दो टाइप के अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, टाइप्स बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें कोई कमी लगी हो या कुछ भी आपको ठीक लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।